जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान टेक्निकल रिसर्च सेंटर में। आज मैं आप लोगों से टाइप्स ऑफ स्क्रू की जो हमारी सीरीज चल रही थी उस सीरीज में आगे इसमें वीडियो को कंटिन्यू करूंगा और ये हमारा टाइप्स ऑफ स्क्रू का दूसरा वीडियो लेक्चर होगा, जिसमें मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि इंक्रीजिंग पिच और डिक्रीजिंग पिच स्क्रू के बारे में, जो कि हमारे प्लास्टिक इंडस्ट्री में यूज होते हैं। आप लोग देखे होंगे कि कई टाइप्स के स्क्रू जो हमारे यूज होते हैं उसमें से जो इंक्रीजिंग पिच स्क्रू होता है, पिच किसको बोलते हैं, अगर ये आपका स्क्रू है, ऐसे अगर स्क्रू है आपका, तो इस दो फ्लाइट के बीच की जो गैप होती है इसी को हम पिच बोलते हैं। ये जो दो फ्लाइट की गैप होती है इसी को हम पिच बोलते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो दो टाइप्स का हमारा स्क्रू है, एक इंक्रीजिंग पिच है जिसमें ये पिच इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा और एक में डिक्रीजिंग पिच होगा जिसमें ये पिच डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। इंक्रीजिंग पिच से हमारे प्रोडक्शन के आउटपुट पे क्या इफेक्ट आता है और डिक्रीजिंग पिच से हमारे प्रोडक्शन के आउटपुट पे क्या इफेक्ट आता है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि हमारे कौन सी मटेरियल के लिए कौन सा पिच स्क्रू हमारे लिए सूटेबल होता है, उसके बारे में जानकारी आज हम आप लोगों को देंगे। तो चलिए अभी देखते हैं। इन दोनों स्क्रू में सबसे पहले हम बात करेंगे इंक्रीजिंग पिच स्क्रू। इंक्रीजिंग पिच स्क्रू में क्या होता है कि जिसमें जो पिच होती है वो पिच इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहती है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, पिच ये जो सेंटर टू सेंटर जो बीच की दो गैप होती है इसी को हम पिच बोलते हैं। और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं पिच जो होगी, पिच यहाँ से लेके और इसके सेंटर के बीच की ये जो डिस्टेंस होगी इसको हम पिच बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि ये पिच जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। यहाँ पे पिच की डिस्टेंस कुछ और है, यहाँ पे इन दोनों के पिच की डिस्टेंस कुछ और है, यहाँ पे बढ़िया ये इंक्रीजिंग ऑर्डर की पिच है। ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर की पिच आप लोग देख सकते हैं कि इंक्रीजिंग पिच की स्क्रू की ये डिजाइनिंग है जो ऐसे होती है, आपके मशीन में यूज किया जाता है। हम इंक्रीजिंग पिच क्यों यूज करते हैं, जो ये पिच का वेरिएशन है, ये पिच का वेरिएशन मैक्सिमम हेलेक्स एंगल जितना हमें रिक्वायर्ड है उतने हेलेक्स एंगल को लगाने के लिए, यानी कि हेलेक्स एंगल हमारी स्क्रू को देने के लिए ये प्रोवाइड करता है। तो जिसके ये हमें बेनिफिट होती है कि हमारी स्क्रू की जो हेलेक्स एंगल है उसको हम मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। जो हेलेक्स एंगल 7.66, कुछ जगह 7.7 भी डिग्री ले लेते हैं, लेकिन जो हेलेक्स एंगल वो 7.66 ही हमारा स्टैंडर्ड होता है। हेलेक्स एंगल है आपके स्क्रू की जो हमारी इंक्रीजिंग पिच स्क्रू में दिया जाता है। तो ये ऑप्टिमम हेलेक्स एंगल हमें क्या करते हैं, जो सॉलिड कन्वेइंग प्रॉब्लम होती है, ये सॉलिड कन्वेइंग प्रॉब्लम फीड सेक्शन में और जो मेल्ट कन्वेइंग प्रॉब्लम होती है मेल्टिंग सेक्शन में, उसको ये सॉल्व कर देते हैं। क्योंकि वहाँ पे हमारी स्क्रू में क्या होती है कि फीड सेक्शन में सॉलिड कन्वेइंग प्रॉब्लम पाई जाती है। जब हम मटेरियल को फीड करा के और उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं तो कन्वेइंग इशू होता है। अगर आपके बीच की हेलेक्स एंगल जो है वो इंक्रीजिंग पिच जो है, पिच के गैप अगर ज़्यादा है तो उसके बीच में आपका मटेरियल ज़्यादा फीड होगा। क्योंकि नॉर्मली आप लोग स्क्रू में देखेंगे कि यहाँ पे आपका फीड सेक्शन है, जब यहाँ पे मटेरियल फीड होता है तो यहाँ पे अगर इसकी गैप धीरे धीरे बढ़ रही है तो इसके बीच में क्या होगा, मटेरियल ज़्यादा फीड होगा। तो जब मटेरियल ज़्यादा फीड होगा तो यहाँ पे मटेरियल की स्क्रू आपका कंटिन्यू रोटेट करेगा। जब ये स्क्रू रोटेट कर रहा है तो इसके बीच की में जब मटेरियल आएगा और बैरल के हीटर की सहायता से और शेयरिंग से जब मटेरियल मेल्ट होगा तो आगे जाकर के जो ये इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे जब गैप बढ़ता जाएगा तो उसके बीच में आपकी जो कन्वेइंग इशू है, यानी कि मटेरियल को फॉरवर्ड करने वाली इशू, ये इशू वहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि ये अक्सर हमारे मशीन में देखने को मिलता है कि फीड सेक्शन में सॉलिड कन्वेइंग प्रॉब्लम और मेल्टिंग सेक्शन में मेल्ट कन्वेइंग प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, जबकि ये प्रॉब्लम इंक्रीजिंग पिच स्क्रू में नहीं देखने को आपको मिलेगी। इंक्रीजिंग पिच स्क्रू में क्या होता है कि जब आप स्क्रू के पिच को इंक्रीज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि बैरल की जो डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट भाग में बैरल जो आपका बटा होता है तो कम हो जाता है। यानी कि आप क्या कर सकते हैं कि इंक्रीजिंग पिच स्क्रू को आप लेकर के आप अपने बैरल की साइज को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आपके बैरल की साइज को रिड्यूस करने के लिए इंक्रीजिंग पिच स्क्रू को हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर हमारे बैरल के बीच में यहाँ पे इंक्रीजिंग पिच है तो इसके बीच में मटेरियल जो हमारी रिक्वायरमेंट है मटेरियल की, वो हमारी मटेरियल की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। इससे क्या होता है, थोड़ा इंक्रीजिंग पिच से हमारी आउटपुट कम हो जाती है। अगर आप इंक्रीजिंग पिच में अगर आप बैरल की लेंथ ज़्यादा रखेंगे तो उसमें क्या होगा कि जब मटेरियल इसमें फीड होगा तो यहाँ पे इसके बीच की गैप कम है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है तो आगे जाके इसके बीच में गैप बनेगी। तो लास्ट में जब गैप बनेगी तो यहाँ पे प्रोडक्शन रेट पूरा नहीं हो पाएगा। हालांकि ये कम कर देता है, जब इंक्रीजिंग ऑर्डर की स्क्रू हम लेते हैं तो वहाँ पे प्रोडक्शन रेट कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे एज पर रिक्वायरमेंट मटेरियल हमें कम मिला है। जब यहाँ पे मटेरियल हमें कम मिला है तो वो मटेरियल आगे फॉरवर्ड होगा। अब वही मटेरियल जब आगे फॉरवर्ड हुआ तो यहाँ से कम मटेरियल, क्योंकि बीच की में जो मटेरियल फील होकर आगे फॉरवर्ड हो रहा है वही मटेरियल आगे जाएगा। तो अगर यहाँ पे इंक्रीजिंग पिच की रेशियो मेंटेन नहीं है और बीच में जब लास्ट में हम जाएंगे तो हमारी इसके बीच में मटेरियल के बीच में गैप बनेगा। अगर गैप बनेगा तो हमें मटेरियल में प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, आपके प्रोडक्ट में भी प्रॉब्लम आएगा। इसको ये प्रॉब्लम ना आए इसके लिए हम क्या करते हैं, जब इंक्रीजिंग पिच स्क्रू यूज करते हैं तो बैरल के साइज को कम कर देते हैं। इससे क्या होता है, बैरल की साइज आपकी कम हो जाती है, थोड़ा सा प्रोडक्शन रेट आपका कम हो जाता है, लेकिन आपके मशीन की कॉस्ट भी कम हो जाती है। इस स्क्रू को यूज करने से आपका मटेरियल ज्यादा देर तक बैरल में नहीं रहेगा, क्योंकि बैरल में इसलिए नहीं रहेगा, आपके बैरल की लेंथ ही कम है। जब बैरल की लेंथ कम है तो मटेरियल ज्यादा देर तक हीट में नहीं रहेगा, हीट में नहीं रहेगा तो डिग्रेडेशन का चांस कम बनेगा, और जब मटेरियल आपका डिग्रेड नहीं होगा तो आपका प्रोडक्शन बेस्ट निकलेगा। अब इसमें क्या होता है, इंक्रीज पिच यूजुअल लेटरल डिकम्प्रेशन इन द मटेरियल।
जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि जब पिच इंक्रीज होती है तो उसके बीच में गैप अगर ज़्यादा बनेगा तो उसमें मटेरियल के डिकम्प्रेशन का चांस बनता है, जो इससे अगर आप लोग की बैरल की लेंथ को कम करके ये प्रॉब्लम आप लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, आउटपुट थोड़ा कम हो जाता है। और ये वाली जो स्क्रू होती है, इस स्क्रू को हम मिक्सिंग पर्पज़ के लिए नहीं यूज कर सकते हैं। मिक्सिंग पर्पज़ के लिए क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये आप लोगों से कोई पूछ सकता है कि इस स्क्रू को मिक्सिंग पर्पज़ के लिए हम क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। क्योंकि मिक्सिंग पर्पज़ के लिए हमारे यूज ना करने के पीछे कारण ये हो जाता है कि इसके बैरल की लेंथ है कम। अगर बैरल की लेंथ कम है तो स्क्रू की भी लेंथ है कम। जब स्क्रू की लेंथ कम है तो बीच में जो आपके बीच की जो डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस में आपका मटेरियल कम ट्रेवल करेगा। जब ट्रेवल कम करेगा तो आपकी प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहाँ पे स्क्रू आपकी लेंथ कम है, बैरल की लेंथ कम है। और जब आपकी मटेरियल प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाई तो इसके लिए फिर क्या होगा, आपका मटेरियल डिग्रेड होने के चांस बनने लगेंगे और आपका कलर वेरिएशन आने लगेगा। अगर आप बैरल का लेंथ बढ़ाएंगे तो डिग्रेड हो जाएगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम इसको मिक्सिंग पर्पज़ के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। अभी चलिए हम दूसरा देखते हैं। चलिए अभी हम लोग देखते हैं दूसरा, डिक्रीजिंग पिच स्क्रू। डिक्रीजिंग पिच स्क्रू क्या होता है कि इसमें डिक्रीजिंग पिच स्क्रू को हम LLDP स्क्रू भी बोलते हैं, जिसको लीनियर लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन स्क्रू हम बोल सकते हैं। इस स्क्रू में क्या होता है कि जो पिच होगी वो पिच डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगी, यानी कि आपके फीड सेक्शन के बीच में गैप ज़्यादा रहेगी और लास्ट में जब मेटरिंग सेक्शन में आप जाएंगे तो पिच का गैप कम हो जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि इसके बीच की जो गैप है, ये फर्स्ट स्लाइड के बीच की जो गैप है, ये इस गैप को आप लोग देखें और इस गैप को आप लोग देखें, ये गैप डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इसको हम डिक्रीजिंग पिच स्क्रू या LLDP स्क्रू बोलते हैं। LLDP स्क्रू का मतलब होता है लीनियर लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन स्क्रू। इस स्क्रू में हमें क्या होता है, जो हमारी डिक्रीजिंग पिच स्क्रू है, ये जो हमारी इंक्रीजिंग पिच स्क्रू जब आप लोग देखे थे तो उसमें क्या था कि कंप्रेशन की प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि अगर आप मटेरियल ज़्यादा वहाँ पे ले लें तो लास्ट में जाकर मटेरियल, क्योंकि बीच की पिच उसमें कम थी तो मटेरियल ज़्यादा ले नहीं सकते थे और लास्ट में जाकर के वहाँ पे क्या होता, जब मटेरियल मेल्ट हो जाता था मेल्ट सेक्शन में तो उसके बीच में गैप बन जाएगी। अगर गैप बन जाएगी तो आपके प्रोडक्ट पे डिफेक्ट आएगा। इसको मेंटेन करने के लिए हमारी डिक्रीजिंग पिच स्क्रू में क्या होता है कि जब पिच डिक्रीज होता जाता है तो स्टार्टिंग में आपकी पिच ज़्यादा रहेगी। जब पिच के बीच की गैप ज़्यादा रहेगी तो मटेरियल आपका ज़्यादा लेगा। जब आपका मटेरियल ज़्यादा लेगा तो जब मेल्टिंग सेक्शन में जाएगा तो वहाँ पे मटेरियल को मेल्ट होने के लिए ज़्यादा टाइम भी आपको मिल रहा है। और उसके बीच की जब इसको मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, इस स्क्रू को जब डिजाइन करते हैं तो इस स्क्रू के पिच को और स्क्रू के जो डेप्थ होती है उस डेप्थ को मेंटेन रखते हैं, स्क्रू के चैनल के डेप्थ को मेंटेन रखते हैं। अगर ये स्क्रू के चैनल के डेप्थ को मेंटेन ना रखें तो क्या होगा, क्योंकि मटेरियल आपका स्टार्टिंग में मटेरियल, अगर आपका स्क्रू मटेरियल ज़्यादा उठा लिया है और लास्ट में ये लंबा टाइम लेता है, ये स्क्रू थोड़ी इसकी स्क्रू की लेंथ इंक्रीजिंग पिच से ज़्यादा होती है, क्योंकि मटेरियल आपका ज़्यादा लिया है। जब पिच के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है तो मटेरियल आपका ज़्यादा लिया है, तो रोटेट होते होते मटेरियल जब मेल्ट होता है तो लास्ट में जब ये मेल्टिंग सेक्शन के लास्ट जोन पे जब जाएगा, यानी कि आपके टिप पे जब जाएगा, स्क्रू टिप पे जाएगा, तो वहाँ मटेरियल आपका बैरल में ज़्यादा फील होगा। अगर ये इसके डेप्थ को हम मेंटेन ना करें तो मटेरियल हमारा डिग्रेडेट होने के चांस बनेंगे। तो इसको रिड्यूस करने के लिए जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो क्या करते हैं, इसको स्क्रू के डेप्थ से मेंटेन करते हैं। हमें अगर स्क्रू के डेप्थ से मेंटेन नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो अगर हमें स्क्रू की जो प्रोसेस जब करेंगे हम, तो स्क्रू RPM से भी हम इस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि स्क्रू RPM से एडजस्ट कैसे करेंगे, स्क्रू RPM से एडजस्ट करने के लिए अगर हमारी स्क्रू की RPM हम ज़्यादा देंगे या कम देंगे तो उसको देख करके कि हमारे प्रोडक्ट की बिहेवियर किस तरह की आ रही है हमारे मटेरियल की, हम उसको यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये वाली जो स्क्रू होती है डिक्रीजिंग पिच स्क्रू, ये LLDP मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। इसको हम LLDP स्क्रू भी बोलते हैं। ये जो LLDP स्क्रू होती है या फिर डिक्रीजिंग पिच स्क्रू होती है, ये स्क्रू हाई परफॉर्मेंस स्क्रू नहीं होती है। ये स्क्रू भी जैसे इसकी आउटपुट कम होती है, ये स्क्रू आपका बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस इसका बेस्ट नहीं होता है। इस स्क्रू का परफॉर्मेंस बेस्ट ना होने के भी पीछे रीजन है, क्योंकि आपके स्क्रू की जो बीच की गैप कम है, तो जब स्क्रू के बीच की गैप कम है और स्टार्टिंग में गैप ज़्यादा है तो लास्ट कॉर्नर पे जाकर के स्क्रू को मेंटेन रखना होता है, क्योंकि स्क्रू की लेंथ भी ज़्यादा होती है तो इसकी परफॉर्मेंस बेस्ट नहीं हो पाती है। लॉन्ग टर्म के लिए हम इस स्क्रू को यूज़ नहीं कर पाते हैं और ये स्क्रू जल्दी टूटने के चांसेस बन जाते हैं। तो इसके लिए हम इसको लंबा टाइम यूज़ नहीं कर सकते हैं। या हम स्क्रू उस मटेरियल के लिए यूज कर सकते हैं जिनकी शेयर, जो मटेरियल की जो भी पॉलीमर हम यूज करते हैं उनकी शेयर रेट कम होती है, उस मटेरियल के लिए हम इस स्क्रू को यूज करते हैं नॉर्मली। इस स्क्रू की जो LYD रेशियो होती है, LYD रेशियो क्या होती है, लेंथ टू डायमीटर रेशियो। जो इस स्क्रू की LYD रेशियो होती है, ये जनरली जो और स्क्रू होते हैं उससे थोड़ा सा कम होती है इसकी LYD रेशियो। ये स्क्रू जो है आपको मैं बताया कि ये हाई आउटपुट के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है और ये हाई परफॉर्मेंस के लिए हम इस स्क्रू को नहीं यूज कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए हम यूज कर सकते हैं। ये वाली जो हमारी स्क्रू होती है ये बेस्ट होती है LLDP मटेरियल के लिए। अगर हम दूसरे मटेरियल के लिए यूज करते हैं तो हम दूसरे स्क्रू के साइड में जाएंगे। इस स्क्रू को हम दूसरे मटेरियल के लिए नहीं यूज करने के लिए आपको रेकमेंड करेंगे। तो इस स्क्रू को नॉर्मली आप LLDP के लिए ही यूज करिए। और चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो स्क्रू के टाइप्स हैं, दूसरे टाइप्स की जो स्क्रू अब देखेंगे उस पर बात करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।